जय हिंद, जय भारत। पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुधार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, हमें बहुत सारे सवाल मिले हैं कमेंट्स के माध्यम से, जिनमें ईसीएचएस कार्ड को लेकर जानकारी मांगी गई है। कहीं पीपीओ में सुधार कैसे करना है, इसको लेकर जानकारी मांगी गई है। पार्ट टू ऑर्डर की जानकारी मांगी गई है। और साथ ही में सर्क्यूलर्स को लेकर बहुत सारे सवाल हमारे सामने आए हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में बात होगी। और साथ ही में जानकारी शेयर होगी 18 महीने के डीए-डीआर के एरियर को लेकर। क्योंकि कल मुझे बहुत सारे फ़ोन ऐसे आए हैं, जहाँ हमारे पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स ये पूछ रहे हैं कि मैम, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट से 18 महीने के डीए-डीआर के एरियर पर कोई ऑर्डर वगैरह कुछ आया है या नहीं आया है? तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इसकी भी जानकारी जो है मैं शेयर करने वाली हूँ। तो यही कुछ जानकारी है जिसके लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल से जुड़ने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे जो वीडियोज़ हैं वो यूट्यूब आपके पास भेजता रहे और आपको हर छोटी से छोटी जानकारी, चाहे वो 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हो या आपकी पेंशन से जुड़ी हो या कोई वेलफेयर से जुड़ी हुई अन्य जानकारी हो, वो आप तक पहुँचती रहे। और आप चाहें तो हमारे चैनल को जॉइन भी कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं पेंशनर्स की नमस्कार मैम, मेरे लड़के का जन्म जो है पेंशन आने के बाद हुआ है। सोल्जर बोर्ड से पार्ट टू ऑर्डर के लिए लेटर्स रिकॉर्ड में भेजा था। पार्ट टू ऑर्डर मेरे डॉक्यूमेंट्स में कैसे एंट्री होगा? प्लीज हेल्प करिए इसको लेकर। आप कहेंगे तो आपसे मोबाइल पर भी बात कर लेंगे। बिल्कुल, आप अगर बात करना चाहें तो मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने फ़ोन नंबर शेयर किए हैं, आप प्लीज़ कॉल कर सकते हैं। लेकिन आपने इस कमेंट्स के माध्यम से जो जानकारी माँगी है, उसका मैं जवाब दे देती हूँ यहीं पर। देखिए, जो आप लिख रहे हैं कि पार्ट टू ऑर्डर वगैरह के बारे में जानकारी माँग रहे हैं, तो ये पार्ट टू ऑर्डर जब रिकॉर्ड से हो जाएगा, तो ये पार्ट टू ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। उसकी एक कॉपी आपको मिलेगी। फिर आपको क्या करना है, आपको वो पार्ट टू ऑर्डर लेकर और आपके जो डिस्चार्ज बुक वगैरह है, उसको लेकर जिला सैनिक बोर्ड में जाना है। वहाँ से आगे की कार्रवाई वो लोग कर देंगे। तो बहुत आसान स्टेप है, फिर भी अगर कुछ दिक्कतें आती हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि ये जो है रिटायर होकर आए हैं 30 अप्रैल 2000 में, और ये पूछ रहे हैं कि इनकी बेसिक पेंशन जो है वो 2006 से, और ये आगे पूछ रहे हैं कि सर्कुलर 568 का इनको लाभ मिलेगा या नहीं, कंप्लेन कैसे करनी है, कुछ इस तरीके से इन्होंने कमेंट किया है। तो देखिए, जैसे कि आप लिख रहे हैं कि 30 अप्रैल 2000 में आप रिटायर होकर आए हैं, तो बिल्कुल आपको सर्कुलर 568 लागू है। अगर आपकी पेंशन में संशोधन नहीं हुआ होगा तो, ऑलरेडी अगर आप ज़्यादा पेंशन ले रहे होंगे तो आपको सर्कुलर 568 का लाभ नहीं मिलने वाला है। और लेकिन आपको लगता है कि आपको लाभ मिलना चाहिए था, सर्कुलर 568 का एरियर्स नहीं मिला है, तो सिंपल प्रोसेस है, सीपी ग्राम के थ्रू आगे बढ़ जाइए, कार्यवाही सारी हो जाएगी। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहा है कि मैडम जी नमस्कार, मैम मेरा बेसिक जो है वो 20,800 रुपए होगा जनवरी 2026 में। अब 8 सीपीसी में मेरा टोटल सैलरी कितना होगा बताइए प्लीज। देखिए, आप पहले तो लिख रहे हैं कि 2026 में आपका बेसिक 20,800 होगा। फिर आप लिख रहे हैं कि 8 सीपीसी में मेरा टोटल सैलरी कितना होगा बताइए। तो इस सवाल को ज़्यादा मैं समझ नहीं पाई हूँ, लेकिन मैं शामिल इसलिए कर रही हूँ कि जैसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब कमेंट करते हैं तो विस्तार से करिए। एक बार कमेंट जब लिख लेते हैं तो फिर भी एक बार खुद भी उसको पढ़ लीजिए कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो सामने वाले की समझ में आएगा या नहीं आएगा। अब इसका मैं जवाब यही दे पाऊँगी अभी कि देखिए, फिटमेंट फैक्टर तय नहीं है। सोशल मीडिया में आपने बहुत सारे वीडियोस में भी ये सुना होगा कि जो फिटमेंट फैक्टर है उसके लिए बात अड़ी हुई है। जहाँ अगर महँगाई दरों के आंकड़ों की बात करें तो उसके हिसाब से, यानी ईआईसीपीएन के आंकड़ों के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर जो है वो 1.90 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अभी 60वें वेतन आयोग की जो कमिटी होगी वो महँगाई को देखते हुए वेतन वृद्धि की क्या सिफ़ारिशें करती है। अगर 30 से 35% भी सिफ़ारिशें होगी, अब केंद्र सरकार कितने पे सहमत होती है, ये सब आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिटमेंट फैक्टर की ज़्यादा उम्मीद 8वें वेतन आयोग में मत रखिएगा, और फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आपकी सैलरी या बेसिक में कितनी
इंक्रीज़मेंट होगी, कितना फ़ायदा होगा, इसके बारे में अलग-अलग वीडियोज़ में मैं बात कर चुकी हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि रेगुलर वीडियो देखिए ताकि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट जो है वो आपको पता चलती रहे। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मेरी माताजी फैमिली पेंशनर्स हैं। उसका ईसीएचएस का कार्ड बनाया था। उसमें उनका नेम की जो स्पेलिंग है वो गलत है। अब हम इस कार्ड को क्लोज़ करवाना चाहते हैं। क्या मेरी माताजी को पेंशन में मेडिकल अलाउंस मिलेगा कि नहीं? और अगर ईसीएचएस कार्ड ब्लॉक कर दें या बंद कर दें तो इसके लिए बताइएगा। देखिए ईसीएचएस का कार्ड जो है वो आप ब्लॉक खुद नहीं कर सकते हैं, वो ब्लॉक हो जाता है। अब रही बात बंद करवाने की, तो बंद आप करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर आप जैसे कि आप बता रहे हैं कि नाम की स्पेलिंग्स वगैरह में मिस्टेक है, उसकी वजह से आप इसी चीज़ का कार्ड यूज़ नहीं कर पा रहे, तो आप इसमें सुधार करवा सकते हैं। और अगर मेरी राय लेंगे, मेरी मानेंगे तो ईसीएचएस का कार्ड जो आपने बनवा दिया है, उसके पैसे वगैरह भी आपने दे दिए हैं एक बार में, तो वो ही कंटिन्यू करना बेटर ऑप्शन है आपके पास। अभी फिक्स मेडिकल अलाउंस का जो ₹1000 मिल रहा है पेमेंट में जो सैलरी में पेंशन में लगकर आता है, वो हालाँकि 8 सीपीसी में 3000 तक करने की माँग है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर कितना सहमत होगी ये हम कह नहीं सकते हैं। हो सकता है कि 3000 ना हो, सिर्फ़ 2000 ही हो, फिर उतने पैसे काफ़ी नहीं होंगे, बढ़ती हुई महँगाई को देखते हुए, ख़ासकर दवाइयाँ जितनी महँगी हुई है। तो एक बार अगर इस सीएचएस का कार्ड बन गया है और उसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस मिस्टेक को सुधार सकते हैं, तो वही करवाना बेहतर रहेगा। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम एक वीडियो बनाइए टेबल नंबर 96 के रिवीजन पेंशन के बारे में। यानी अभी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो आदेश आया था, कुछ 4-5 टेबल्स में बदलाव हुए थे ओआरओपी 3 की, जिसके बारे में हमने वीडियो बनाया था, उसमें ये जानकारी इस कमेंट को आया ये कमेंट आया है। तो उनको मैं यही कहूँगी कि देखिए 96 टेबल जो है, ये बहुत बड़ा है, तो पूरे टेबल के बारे में बात करना तो काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहें तो अगले कमेंट में विस्तार से आपका रैंक, आपकी लेंथ ऑफ सर्विस और आपका ग्रुप, आप ये बता दीजिए ताकि इसकी जो सुधारी हुई दर है, मैं वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूँगी और उस हिसाब से आपकी पेंशन अगर सही नहीं आ रही, तो आप कैलकुलेट वगैरह कर लीजिएगा और इसके बाद सीपीके नाम के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग मैम, प्लीज़ रिजर्विस्ट फैमिली पेंशन वालों के लिए वेतन आयोग में क्या लाभ होगा, इसके बारे में एक वीडियो बनाइएगा और रिकवरी भी देखिए इनकी चालू हो चुकी है। तो देखिए रिकवरी जो आई है उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम विस्तार से इसको डिस्कस करेंगे और आगे क्या आपको स्टेप लेना है, इसके बारे में बात ज़रूर से करेंगे। और रही बात कि रिजर्विस्ट पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग में लाभ होगा या नहीं, तो ज़रूर से होगा और होना भी चाहिए। देखिए रिजर्विस्ट पेंशनर्स की वैसे भी बेसिक बहुत ही कम है, इसमें भी सुधार बेहद ज़रूरी है और 8वें वेतन आयोग में अगर लाभ नहीं होगा, तो देखिए महँगाई तो अपने हिसाब से बढ़ती ही रहेगी और अगर पेंशन में लाभ नहीं मिला, तो पेंशनर्स को काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसको केंद्र सरकार ज़रूर से ध्यान में लेगी और उम्मीद रखिए 8वें वेतन आयोग में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने वाला है। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैडम जी मैं एक हवलदार, इन्होंने अपना नाम वगैरह लिखा है। 2003 में 17 साल और 3 महीने की नौकरी करके रिटायर हुआ हूँ। क्या मुझे सर्कुलर 768 का बेनिफिट मिलेगा? ये यहाँ पर 768 लिखा है, शायद ये 568 लिखना चाहते हैं। तो देखिए आप 2003 में रिटायर होकर आए हैं, तो बिल्कुल आपको सर्कुलर 568 लागू है। इसके लिए आप कार्रवाई कर सकते हैं, सीपीग्राम के थ्रू आगे बढ़िए। अभी भी देखिए बहुत सारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स ऐसे होंगे, जिनको 568 लागू है लेकिन इसका लाभ नहीं मिला होगा। तो इनके लिए क्या कार्रवाई करनी है, समय-समय पर मैं इसके बारे में बात करती रहती हूँ। सिंपल प्रोसेस है, आपको सीपीग्राम के थ्रू आगे बढ़ना है। आप चाहें तो स्पर्श के माध्यम से भी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। चलिए सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि सर्कुलर 568 631 मैम, ये सर्कुलर बीएसएफ को लागू है या नहीं? 1987 के रिटायरीज़ हैं और 1999 से फैमिली पेंशन है। तो बेसिक 2006 में ₹3500 बता रहे हैं लेटर में। बैंक रिकॉर्ड में 2315 बेसिक मिला है, आप इसके बारे में बताइएगा। देखिए सर्कुलर 568 जो है ये एयर फोर्स, आर्मी और नेवी वालों के लिए है। ये बीएसएफ के जो पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स हैं उनके लिए नहीं था। बाकी उनके लिए ऐसा कोई अगर सर्कुलर्स वगैरह होगा तो मैं वीडियो के माध्यम से ज़रूर से जानकारी दे दूँगी। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।